Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of 7th class पंजाब बोर्ड एंड स्पेशल कैडेट क्लास, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 वेव्स एंड एनर्जी। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक देखें वेव्स। वेव्स जो है वो किसी भी मीडियम में प्रोड्यूस होने वाले, पैदा होने वाले ऐसी डिस्टर्बेंस को कहते हैं कि जिसमें उसके मॉलिक्यूल्स अपनी मीन पोजीशन नहीं छोड़ते बल्कि अपनी ही जगह पर ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं और एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी कि वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करके एनर्जी आगे ट्रांसफ़र करेंगे, आगे एनर्जी वाइब्रेट करेंगे एनर्जी आगे ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर अगले मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे, एनर्जी आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। ऐसे जो है मॉलिक्यूल्स अपनी जगह नहीं छोड़ते, अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करते हुए एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास जो है ये एक वाटर टब है, पानी का एक टब है जो कि पानी से भरा हुआ है। आप छोटे छोटे से पेपर पीसीज लें, पेपर के टुकड़े छोटे छोटे से काट के इसके अंदर डाल दें और एक पेंसिल लें और पेंसिल को ऊपर नीचे की तरफ डिप करें, ऊपर से नीचे ऐसे बार बार ऊपर नीचे डिप करें। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ डिप करेंगे तो आप देखेंगे ये पेपर पीसीज अपनी ही जगह पे जो है वो इधर मूव करेंगे और वेव्स प्रोड्यूस होंगी जो कि आगे की तरफ जाएंगी। ये आगे नहीं जाएंगे, ये अपनी जगह पर ऊपर नीचे वाइब्रेट करते रहेंगे। इससे हमें क्या पता चला कि जो इसके पार्टिकल्स हैं उन्होंने जगह नहीं छोड़ी बल्कि सिर्फ सिर्फ एनर्जी आगे की तरफ ट्रांसफर की है। सो ये वेव्स कहलाती हैं। तो वेव्स क्या हो गया? वेव्स इज द disturbance produced in any medium in which the particles they just vibrate at their mean position, they do not leave their mean position and they transfer energy from one particle to another particle। जब इसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस हुई तो पहले ये पार्टिकल थे, इन्होंने एनर्जी ट्रांसफर आगे कर दी, इन्होंने आगे कर दी, इन्होंने आगे कर दी, इन्होंने इस तरीके से पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी आगे की तरफ मूव होती रहती है। ये चीज़ जो है वो वेव्स कहलाती हैं। टाइप्स ऑफ वेव्स, दो टाइप्स की वेव होती हैं, एक मैकेनिकल वेव्स और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स कहते हैं द वेव्स दैट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन एंड ट्रैवलिंग। ऐसी वेव्स जिनको प्रोड्यूस होने के लिए, ट्रैवल करने के लिए जो है वो किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। कोई सॉलिड, कोई लिक्विड, कोई गैस होनी चाहिए। अगर नहीं होंगी तो ये वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकती। ठीक है, कोई भी मीडियम इसके लिए ज़रूरी होना चाहिए। दैट मिस फॉर एग्जांपल साउंड जो है इसकी बेहतरीन एग्जांपल है, साउंड वेव्स। ठीक है, साउंड कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम में से साउंड पास नहीं कर सकता। अगर आप मून पे चले जाते हैं, चांद पे चले जाते हैं तो वहाँ पे जाकर अगर आप आमने सामने खड़े होकर भी बात करेंगे तो आपको किसी को कोई आवाज़ नहीं सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई मटेरियल मीडियम नहीं है और मटेरियल मीडियम ना होने की वजह से एनर्जी या वेव्स आगे जो है वो ट्रांसफ़र एनर्जी को कर ही नहीं पा रही। सो मैकेनिकल वेव्स दो टाइप की होती हैं, एक ट्रांसवर्स वेव होती हैं और दूसरी जो है वो कंप्रेशनल या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। अब ट्रांसवर्स वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनमें के जो पार्टिकल्स हैं वो और वेव्स ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये देखें कि हम हाथ को ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे जबकि वेव्स ऐसे मूव करेंगी तो ये इसके ऊपर कितने का होगा? ये परपेंडिकुलर, जो सीधा 90 के एंगल पे होता है वो परपेंडिकुलर होता है। सो ये जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। हम हाथ को अप एंड डाउन मूव करेंगे और वेव्स आगे की तरफ, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई। तो ऐसी वेव्स जो होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती हैं। कहते हैं द वेव्स इन द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स, वेव्स के डायरेक्शन की वो परपेंडिकुलर होती हैं, ये ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती हैं। Transverse waves are produced in a stretched string as shown in the above। और कहते हैं these waves travel in the form of crest and trough। ये जो waves प्रोड्यूस होती हैं ये crest और trough की फॉर्म में चलती हैं। अब फॉर एग्जांपल कि ये इसकी मीन पोजीशन जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो ऐसे प्रोड्यूस हो रही हैं, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसका ये crest कहलाता है और जो नीचे वाला हिस्सा है ये trough कहलाता है। और ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ना वो इसी तरीके से crest और नीचे वाला हिस्सा ट्रफ कहलाएगा। तो ये ऐसे क्रेस्ट ट्रफ की फॉर्म में मूव कर रही होती हैं, ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। नेक्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब पीछे हमने क्या पढ़ा था? ट्रांसवर्स वेव में वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिसमें कि मीडियम और पार्टिकल यानी जो वेव्स हैं वो और जो पार्टिकल्स हैं वो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल मूव करते हैं, जिसकी बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो साउंड वेव्स होती हैं। ये जो है एक इसे ट्यूनिंग फॉर्क कहते हैं। ये लेबॉर्ट्री में या लैब में
साउंड प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके ये वाले हिस्से को प्रोंग कहते हैं। एक प्रोंग ये है, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला भी प्रोंग है। जैसे इसको रबर पैड के ऊपर मारा जाता है तो ये इनिशियली तौर पर ओ पे होता है। ओ पोजीशन जो होती है इसकी, ये मीन पोजीशन है। तो जैसे ही ये वाइब्रेट करता है तो वाइब्रेट करता है ये ए पोजीशन और दूसरी तरफ बी पोजीशन। तो ये ए से बी और बी से ए की तरफ आता है। अब अगर गौर से देखें, जब ये ए से बी की तरफ आएगा तो जो यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल हैं, हवा के मॉलिक्यूल हैं, उनके ऊपर दबाव बढ़ेगा, उनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ऐसे में ये प्रेशर इस तरीके से बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही ये बी से ए की तरफ जाएगा, यानी बी से ओ, ओ से ए, मीन पोजीशन से जो है वो नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, तो एयर मॉलिक्यूल थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। अब दोबारा जब जो है वो ए से बी की तरफ आएगा तो यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर ये अगेन जो है बी से ए की तरफ जाएगा तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। तो जहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है वो कंप्रेशन होता है, जहाँ पे कम होता है वो रेयरफेक्शन। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, ऐसे कंप्रेशन रेयरफेक्शन कंप्रेशन रेयरफेक्शन से आवाज़ जो है वो पार्टिकल टू पार्टिकल आगे मूव करती हुई सुनने वाले के कान तक जाती है। अब इसमें ये देखें कि वेव्स किस तरफ मूव कर रही हैं, इस तरफ, और पार्टिकल भी कहाँ मूव कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, वो भी इसी तरफ। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल। तो अगर पार्टिकल्स और वेव्स दोनों एक ही डायरेक्शन में पैरेलल मूव करती हैं तो ऐसी वेव्स को जो है वो लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल वेव्स कहा जाता है, क्योंकि ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन से प्रोड्यूस हो रही है। साउंड इसकी बेहतरीन मिसाल है। साउंड वेव एज अ कंप्रेशनल वेव्स, ये मैंने पीछे सारा बता दिया। ये वैसे ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन जो साउंड से प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट देखें, बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू वेव्स। वेव्स के साथ रिलेट करती हुई बेसिक टर्म्स क्या होती हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले देखें एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कहते हैं मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। फॉर एग्जांपल ये मीन पोजीशन है उसकी, ठीक है। मीन पोजीशन से जो ये इसका टॉप तक का मैक्सिमम का फासला है, ये एम्पलीट्यूड है। अब अगर ये वेव जो है वो ऊपर तक चली जाती है यहाँ तक, तो ये नीचे भी इसी तरीके से ज़्यादा होगी, तो इसका ये एम्पलीट्यूड जो है वो उतना ही हाई हो जाएगा। सो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन से जो जितनी भी होती है वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है और इसको मीटर्स में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट वन इज वेवलेंथ। वेवलेंथ कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या ट्रफ्स, ठीक है। अब अगर ये हमारे पास जो है वो एक ट्रांसवर्स वेव है तो ये ऊपर वाला हिस्सा क्रेस्ट कहलाता है, नीचे वाले ट्रफ कहलाते हैं। टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के दरमियान या टू कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान जितना फासला होता है इसे वेवलेंथ कहते हैं। इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं और इसको मीटर में लिया जाता है। फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड्स, ठीक है, कि एक सेकंड में या यूनिट टाइम में आप कह लें कि जितनी बार बॉडी वाइब्रेट करती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन हार्ट बीट्स 72 टाइम्स इन 1 मिनट, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 72 टाइम्स वो उसने पंप किया और 1 मिनट में किया, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60, तो 72 डिवाइडेड बाई 60 1.2 हर्ट्ज के करीब आ जाएगी, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी है, यानी कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और यूनिट टाइम कितने टाइम में करते हैं, इसका जो यूनिट है वो हर्ट्ज भी होता है और साइकिल्स पर सेकेंड्स भी होता है। साइकिल्स पर सेकेंड या हर्ट्ज इसका यूनिट होता है। नेक्स्ट देखें टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसे कहते हैं, द टाइम ड्यूरिंग विच अ बॉडी कंप्लीट वन साइकिल, ठीक है, जितनी देर में एक साइकिल, फॉर एग्जांपल वाइब्रेट कर रही है बॉडी यहाँ से यहाँ तक, दो इसके एक्सट्रीम पोजीशन है, ये जितनी देर में उसने एक वाइब्रेशन जो है ना वो पूरी की है, ठीक है, वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, ये याद रखें कि जो फ्रीक्वेंसी है ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, उलट हो जाएगा, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो टाइम पीरियड इधर से कम हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज का मतलब होता है कि जो आवाज़ इंसान का कान सुन सकता है, हर आवाज़ इंसानी कान नहीं सुन सकता। ह्यूमन ईयर, इंसान का कान जो है वो सिर्फ और सिर्फ 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, 20K यानी 20,000 हर्ट्ज
के दरमियान की आवाज़ें सुन सकता है। इंसानी कान 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ें सुन सकता है। इससे 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवाज़ इंसान का कान नहीं सुन सकता। जो 20,000 हर्ट्ज से कम होती है, 20,000 हर्ट्ज से कम 20 हर्ट्ज से कम, वो होती है इंफ्रासोनिक। और जो 20,000 हर्ट्ज से जो बड़ी होंगी वो आ जाएंगी अल्ट्रासोनिक्स, जिसको अल्ट्रासाउंड भी कहा जाता है। ये जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की, लेकिन उम्र के साथ थोड़ा फ़र्क आता है। बूढ़े लोग जो हैं वो सिर्फ जो है वो 15,000 तक की आवाज़ें सुन सकते हैं, इससे कम भी नहीं और इससे ज़्यादा भी नहीं। अब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो है ना वो डिफरेंट है। डॉग की जो देखें 40 से 50,000, 40 हर्ट्ज से 50,000 तक होती है। कैट की 65,000, काऊ की 35,000। ये सारी जो है ना वो इतनी कम और इतनी ऊंची आवाज़ें भी सुन सकते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ठीक है। साउंड में सबसे पहले देखें पिच ऑफ साउंड। पिच किसे कहते हैं? बेसिकली श्रिल या ग्रेवनेस। ये किसी भी साउंड की आवाज़ की वो प्रॉपर्टी है जिससे हम मोटी और बारीक आवाज़ों में फ़र्क मालूम कर सकते हैं, ठीक है। द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच द श्रिल साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ग्रेव साउंड्स। मोटी और बारीक आवाज़ों में फ़र्क मालूम कर सकते हैं। जो औरतों की और बच्चों की आवाज़ों की पिच हाई होती है, इसलिए उनकी आवाज़ें उतनी बारीक होती हैं, श्रिल होती हैं, ठीक है। तो जितनी पिच हाई होगी साउंड्स उतनी श्रिल या बारीक होती हैं, और जितनी पिच लो होती है साउंड्स उतनी ही ग्रेव, कोर्स या मोटी आवाज़ें होती हैं। दूसरा है लाउडनेस ऑफ साउंड। लाउडनेस ऑफ साउंड किसे कहते हैं? कि कौन सी आवाज़ जो कितनी ज़्यादा ऊंची है। ये भी एक प्रॉपर्टी है जिससे हम दो आवाज़ों में फ़र्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक तरफ ड्रम बीट किया जा रहा है जो बहुत छोटा सा है, और एक तरफ बड़ा ड्रम बीट किया जा रहा है, तो ओबियसली बड़े ड्रम की आवाज़ ज़्यादा होगी तो उसकी लाउडनेस ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज इको। इको जो है ना बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी है, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप जो है वो कोई बात किसी खाली कमरे में या फिर ऐसे एरिया में जहाँ पे बहुत कम लोग हों या कमरा बिल्कुल खाली हो, तो आप अगर बोलें तो आपको अपनी आवाज़ दोबारा सुनाई देती है, ठीक है। ये चीज़ एको कहलाती है। एको जो है वो बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। साउंड रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, वो एको कहलाती है। जैसे ही बोलते हैं, बोलने के बाद ये सीधी जाएगी, जाने के बाद टकराएगी, टकरा कर वापस आ जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो है ना वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है कि इतने 10 मीटर तक डिस्टेंस होना चाहिए, 15 मीटर के दरमियान, और बाकी सारी चीज़ें और भी हैं, ठीक है। लेकिन एको बेसिकली आप सिर्फ यही कह देना है कि एको जो है वो रिफ्लेक्शन है, कि जब वो साउंड टकराती है, टकरा के वापस आपके तक आती है, तो ये एको कहलाती है। नेक्स्ट देखें, थंडर साउंड रीचेज टू ग्राउंड आफ्टर लाइटनिंग। कि जब भी बिजली चमकती है, तो बिजली चमकती है तो पहले आपको आवाज़ सुनाई उसकी चमक सुनाई देगी, लाइटनिंग नज़र आएगी, बाद में आवाज़ आती है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ ट्रेवल करती है एज़ कम्पेयर टू साउंड। चूँकि वहाँ पे जहाँ पे भी बिजली गरज रही है वहाँ पे रोशनी भी हो रही है और आवाज़ भी पैदा हो रही है। तो पहले जो है वो लाइटनिंग होती है, रोशनी आती है, रोशनी आपको नज़र आती है क्योंकि वो आप तक पहले पहुंच जाती है, और आवाज़ बाद में आती है क्योंकि उसकी स्पीड थोड़ी स्लो है। सो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ साउंड जो है वो तकरीबन 330 से 340 के दरमियान जो है वो होती है इन एयर। आप ये देखें, ये 3 लाख किलोमीटर है, ये तो मीटर में ना, किलोमीटर में 3 लाख किलोमीटर, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर कर जाती है। जबकि ये एक सेकंड में साउंड जो है वो सिर्फ 330 से 340 के दरमियान, बाकी डेंसिटी, टेम्परेचर और बड़ी चीज़ें ऐड कर रही होती हैं, इसके दरमियान होती है, तो वो बहुत स्लो होती है, इसलिए वो बाद में सुनाई देती है आपको। रिलेशनशिप ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। अब ये देखें, जितना एम्पलीट्यूड हाई होगा, ठीक है, उतनी ही वो हाई एनर्जी होती हैं वेव, और लो एम्पलीट्यूड वाली लो एनर्जी होती है। सो इन केस ऑफ साउंड वेव्स, हाई एम्पलीट्यूड साउंड विल बी लाउड, ठीक है। जिसका एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ही लाउड होगी, वो मैंने पहले भी बताया था आपको। देखें, इसका एम्पलीट्यूड ये है तो ये लाउडनेस कम है, इसका एम्पलीट्यूड हाई है तो इसकी लाउडनेस ज़्यादा है। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इससे पहले अभी तक हमने जितनी पढ़ी हैं वो हमने मैकेनिकल वेव्स पढ़ी हैं, और मैकेनिकल वेव्स की डेफिनेशन मैंने पहले बता दी थी, द वेव्स विच रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन एंड ट्रैवलिंग, जिनको प्रोड्यूस होने के लिए, ट्रैवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है, वो मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो ऐसी वेव्स हैं जिनको प्रोड्यूस होने के लिए, ट्रैवल आगे करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ये कंफ्यूजिंग है, सिंपल सा करके मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए ये वर्ड आपने याद रखना है, रोनाल्ड मैकडोनाल्ड इज वेरी अगली एक्सेप्ट जेरी। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। आर का मतलब होता है रेडियो वेव्स, एम का मतलब हो जाएगा माइक्रोवेव्स, आई हो जाएगा आपके पास इंफ्रारेड, वी स्टैंड फॉर विजिबल लाइट, यू स्टैंड फॉर अल्ट्रा वायलेट, यूवी कह देते हैं इसको, अल्ट्रा वायलेट। ये सारा जो है ना वो एज अ एक्स पढ़ेंगे हम, एक्स मतलब के एक्स रेस, एक्सेप्ट एक्स पूरा पढ़ेंगे, और जी स्टैंड फॉर गैमा रेस। ये सारी की सारी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अब जब आप यहां से लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं ऐसी सूरत में, तो इनकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, रेडियो वेव्स जो है वो स्लो होंगी, उससे तेज माइक्रोवेव्स होंगी, उससे आगे इंफ्रारेड उससे भी तेज है, विजिबल लाइट की स्पीड उससे ज़्यादा है, अल्ट्रावायलेट की उससे ज़्यादा है, एक्स रेज की उससे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा गामा रेज की होती है। ये तकरीबन जो है वो ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट, ये स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती हैं। ये 1/10 ऑफ अ स्पीड लाइट, 1/100 ऑफ अ स्पीड ऑफ लाइट, इस तरीके से इनकी स्पीड होती है। और इस तरफ को इनकी स्पीड इंक्रीज होती है, और इस तरफ को इनकी वेवलेंथ इंक्रीज होती है। यानी कि गैमा रेज की वेवलेंथ सबसे कम है, एक्स रेज की उससे ज़्यादा, अल्ट्रावायलेट, क्योंकि जब स्पीड बढ़ जाए तो वेवलेंथ ऑटोमेटिकली कम हो जाती होती है। अब इन्होंने थोड़ा सा जिक्र जो है वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट का किया है, कि जब वाइट लाइट जो है वो आती है, आने के बाद प्रिज्म में से गुजरती है, तो ये अपने 7 रंगों में, डिफरेंट जो 7 कलर के हैं उनके अंदर तकसीम हो जाती है। तो जो कि ये बट जाती है 7 रंगों में, कलर्स में, तो ये जो है वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है। बेसिकली जो सनलाइट होती है, वाइट लाइट होती है, वो 7 डिफरेंट कलर से मिलकर बनी होती है। तो वो 7 डिफरेंट कलर्स जिनसे वो मिलकर बनी होती है, वो दोबारा उसी में ही जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, तो 7 डिफरेंट कलर्स में आ जाती है, जो कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाती है। और ये जो 7 कलर का बैंड आता है, इसे जो है वो स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब इनकी तरतीब बिल्कुल ऐसे ही होनी चाहिए, ठीक है, कि रेड ऊपर, ऑरेंज। इसके लिए आप एक वर्ड याद कर लें, विब ग्वायर, ये नीचे से ऊपर की तरफ, विब ग्वायर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, और उसको उल्टा करके लिखना है, रेड ऊपर से लिख देना है आपने। नेक्स्ट एप्लीकेशन के कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा यूजेज हैं इसके। फॉर एग्जांपल रेडियो वेव्स है, रेडियो वेव्स एक दूसरे के साथ बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं। टेलीफोन, टेलीविजन वगैरह में ये जो है ये सारे रेडियो वेव्स ही होते हैं। जैसे मैंने बताया कि मून पे चले जाएं, तो मून पे जाके आमने सामने खड़े होकर भी अगर हम बात करेंगे तो एक दूसरे को आवाज़ सुनाई नहीं देगी, तो वहाँ पे जो बात की जाती है वो रेडियो वेव से बात की जाती है। माइक्रोवेव, ये जो माइक्रोवेव ओवन होते हैं कुकिंग के लिए, चूँकि ये जैसे ही इसको पार्टिकल के साथ टकराते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करके उनका टेम्परेचर भी इंक्रीज कर देते हैं। इंफ्रारेड, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, रिमोट वगैरह के अंदर जो होती है इंफ्रारेड होती है। विजिबल लाइट, ठीक है, जिस चीज़ पे आज रोशनी पैदा करती है तो देखने के लिए। यूवी, अल्ट्रावायलेट, ये इनका बड़ा अच्छा काम ये होता है कि ये जो है ना वो बैक्टीरिया वगैरह को मार देती है। तो लिहाजा स्टेरिलाइजेशन के लिए और जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको साफ़ करने के लिए, ताकि उनके ऊपर जर्म्स ना रहें, उसके लिए। एक्स रेज पता है आपको कि वो उनकी एबिलिटी होती है कि वो नरम चीज़, क्योंकि इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है,
तो जो मैंने बताया उसमें भी अब लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती जाएगी, यानी कि रेडियो वेव्स की कम है, माइक्रोवेव की उससे ज़्यादा है, इंफ्रारेड की उससे ज़्यादा, विजिबल की। तो एक्स रेज की ये होती है कि ये नरम चीज़ों में से गुजर जाती होती है, टिश्यूज़ में से, ठीक है। और यही वजह है कि जब स्केलेटन वगैरह या उसका ढांचा देखना हो तो उसका एक्सरे किया जाता है, जो गोश्त में से गुजर जाती है, हड्डी में से वो गुजर नहीं सकती, तो नज़र आ जाती। गैमा रेज है, इनके बेशुमार यूजेस होते हैं, जिसमें से एक जो है वो कैंसर सेल्स और उसकी ट्रीटमेंट के लिए, जो सुना हुआ है आपने, शुआएं लगती हैं, वो बेसिकली यही होता है। कोबाल्ट 60 और दूसरे होते हैं जिसको हाईली रेडियो एक्टिवेट करके, एक्टिवेशन जिसको कहते हैं, उसको करके उसके बाद उसमें से रेज निकाल के जहाँ जहाँ पे मारी जाती हैं वहाँ पे जरासीम जो है वो मरना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको शॉर्ट ईजी करके मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज ये पूरा एक प्रोसीजर होता है। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आज हमने ये चैप्टर ख़त्म कर लिया, कंप्लीट चैप्टर 9 हमने किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अब अगेन साइंस का एक पेपर होगा, सरगोदा, लोटोपा और जेलम, उसका जो पैटर्न पेपर हम करते हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो उसकी अपलोड होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।